हेलो जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट सेकंड का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस अगले डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके भी होगा, जीएस भी होगा, एप्टीट्यूड भी और रीजनिंग भी। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 26 यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कलर को अगर AMJMSP लिखा जाता है तो DONKEY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर हम देखें कि इसमें C को लिखा जा रहा है C को A लिखा जा रहा है, यानी कि ये यहाँ पे हो रहा है -2। ठीक है, 2 कम हो रहा है, ये भी -2 हो रहा है। MNO होता है, L को लिखा जा रहा है J, यानी JKL -2 हो रहा है। अगर हम देखें पूरा का पूरा कि 2 पीछे होके लिखा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप एक बताइए कि डंकी का क्या लिखा जाएगा। तो डी का अगर हम 2 पीछे करके लिखेंगे तो क्या होगा, डी का अगर हम 2 पीछे करके लिखेंगे तो होगा बी। ठीक है, ओ का होगा एम। इसी तरह से अगर हम देखें एन का क्या होगा गाइज, तो गाइज एन का एन से पहले क्या होता है LMN। ठीक है, BML। अब आप एक चीज देखिए, इसमें BML लिखा हुआ है, ये हो सकता है। इसमें BMIL है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें BMIL है, ये भी नहीं होगा। इसमें BML है, तो ये दोनों भी चांसेस हैं फर्स्ट और फोर्थ के कि ये हो सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए के को क्या लिखा जाता है, के को लिखा जाएगा आई, BMLI। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें ई को क्या लिखा जाएगा, तो ई को लिखा जाएगा ई को लिखा जाएगा सी। और बात करते हैं हम हमारा जो ये है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे डी आया है वहाँ पे सी है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये करेक्ट हो गया। पूरा पता करने की जरूरत ही नहीं है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें भिन्न चित्र की पहचान करनी है कि इनमें से क्या चीज, कौन सा ऐसा चिन्ह वो है, चित्र है जो डिफरेंट है। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो गाइस एक चीज देखिए आप, इसमें आकृति 2 में वृत्त के अंदर क्या दिया हुआ है, वृत्त के अंदर वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त के अंदर क्या दिया हुआ है, वृत्त के अंदर वृत्त दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके अंदर वृत्त के अंदर त्रिभुज है, इसके अंदर चतुर्भुज है, इसके अंदर दूसरा चतुर्भुज है, यानी कि चेंज ऐसे तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे ये वाला जो गोला है ये भरा हुआ है, यहाँ पे ये भरा हुआ है, यहाँ पे ये भरा हुआ है, यानी ये डार्क है, बट ये जो है ये लाइट है। ठीक है, तो 2 यानी कि सी, सॉरी एक मिनट, ये सी, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें बताना है कि जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने खुद को भारत में किस समय स्थापित किया था, मतलब वो कब भारत में आई थी, कब उसने स्थापित किया था खुद को भारत में। तो गाइज इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 1600 से 1612 के बीच में, 1600 से 1612 के बीच में उसने भारत में स्थापित किया था खुद को। गाइज 1600 में वो आए थे अंग्रेज। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला विदेशी कौन आया था गाइज, सबसे पहला विदेशी हमारे यहाँ वास्को डी गामा था, जो कहाँ से था, पुर्तगाल से, पुर्तगाल। और गाइज ये कौन से सन में आया था, ये आया था 1498 में। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है। हमें बताना है जो बौद्ध संरचना है धामेक स्तूप वो कहाँ पर है। तो गाइज जो धामेक स्तूप है वो है सारनाथ में। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें कि सबसे ऊंचा स्तूप भारत का, सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है, तो गाइज सबसे ऊंचा स्तूप है सांची का स्तूप। जो हमारा ऑप्शन बी है, ये सांची का स्तूप, ये सबसे ऊंचा स्तूप है हमारे भारत का। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो गाइज ये जो सांची का स्तूप है ये बनवाया था अशोक ने, ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इस तरह से कि अगर हम बात करें कि अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, जब अशोक का जिक्र आया तो अशोक के स्तूप बताए थे, तो अशोक ने बनवाए थे 84,000 स्तूप, अप्रोक्स 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, सारनाथ में क्यों है धामेक स्तूप, क्योंकि सारनाथ में जो हमारे वो थे मतलब बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया हुआ था। जो बौद्ध धर्म के को एक तरह से बनाने वाले जो हैं, मतलब जिनकी वजह से बौद्ध धर्म शुरू हुआ, शुरुआत करने वाले जो हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध जी, उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसके अलावा बात करते हैं ऑप्शन सी की, इसके लिए क्या प्रसिद्ध है, तो गाइज ये हमारा प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के लिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि हमारा जो महाबलीपुरम है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो महाबलीपुरम है रथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध, विष्णु जी के रथ मंदिर के लिए महाबलीपुरम प्रसिद्ध है। हमने इसके चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिए। गाइज अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में 4-5 जवाब आपको दे देते हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है, हमें सरल करना है। सरल करें 3x माइनस 4 2x प्लस 5। अब एक चीज देखिए, 3x माइनस 4 2x प्लस 5 ये हमें दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए ये माइनस का 4 है और इसकी गुणा हो रही है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। 3x माइनस 4 की गुणा कीजिए आप, 4 की गुणा किस में करेंगे, 2x में। 4 गुणा 2x में करेंगे क्या आएगा, 8x। लेकिन किस चीज का आएगा, माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। इसी तरह आप 4 की गुणा कीजिए 5 में, कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन किस चीज का आएगा, ये आएगा माइनस का, माइनस का 20 आएगा। तो ये देखिए आप 3x प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का है, इसका मतलब ये अगर माइनस का होता तो माइनस का होता। 3x प्लस का है और 8x माइनस का है, तो 8x ज्यादा है, यानी कि माइनस के 5x आएगा, माइनस के 5x आएगा। क्योंकि ये वाले में से ये वाला घटेगा फिर माइनस का है, क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस 20, माइनस का 20। ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंकुर एक बस 15% की हानि पर 15,300 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ कमाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, हमें बताना है कि कोई इंसान है अंकुर, जिसका नाम है, वो एक बस को 15% की हानि पर 15,300 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो वो 15% का अगर उसे लाभ कमाना है तो किस कीमत पर बेचना चाहिए। आप एक बात मानिए, मानिए जो बस की जो सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, बस का जो क्रय मूल्य है, मान लो बस का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, लेकिन उसने बेची है 15% हानि पे, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। सॉरी, एक मिनट, क्रय मूल्य मतलब जिसपे उसने खरीदा है। इस तरह से अगर हम बात करें 15% हानि पे बेची है, 15% का मतलब क्या होता है, 100 पे 15, 100 पे 15। अगर x% दे रखा है तो यानी 100 पे x तरह का मतलब होता है। आप ध्यान से 15% परसेंट का मतलब समझिए, परसेंट का मतलब है प्रति 100 इतनी हानि हो रही है, प्रति 100 इतना लाभ हो रहा है, परसेंट परसेंट। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए अगर उसने 100 रुपये में एक खरीदा है 100 रुपये का उसका क्रय मूल्य है, तो 15% की हानि पे बेची, यानी कि उसने कितने में बेची होगी, उसने बेची होगी 85 रुपये में, क्योंकि 15% की तो हानि हो गई, 100 पे 15 की हानि हो गई। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, 85 अगर हम बात करें 85 कितने के बराबर है, इसने तो लिख रखा है 15,300 रुपये के बराबर है, 15,300 के बराबर है। अगर 85 15,300 के बराबर है तो जो इसका क्रय मूल्य है 100, वो किसके बराबर होगा, तो गाइस इसका जो क्रय मूल्य होगा वो किस चीज के बराबर होगा। देखिए इधर 85 है, 15,300 बटे 85 गुणा 100, गुणा 100, और ये बटे 85 क्यों हुआ, आप एक बताइए। 85 टॉफियों का मूल्य मान लीजिए 15,300 रुपये है, तो एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, एक टॉफी का मूल्य हम 15,300 को 85 से भागी तो करेंगे। इसी तरह से आप एक बात बताइए, अगर हम कहें 100 टॉफियों का मूल्य कितना होगा, तो जो एक टॉफी का मूल्य आया उसे हम 100 टॉफियों में बदलेंगे ना, तो उसे 100 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो गाइज इससे आगे क्या होगा, आप एक चीज देखिए, 85 से ये कटेगा, ये कटेगा हमारा 180, 18, हाँ जी 180 बार कटेगा ये पूरी तरह से, आप करके देख लीजिएगा। यानी कि जो हमारा 100 है, 100 है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000, क्योंकि 180 गुणा कितना है, 100 है, 180 गुणा 100 है तो कितना हो गया, 18,000। 100 की वैल्यू हो गई 18,000, लेकिन हमने 100 क्या मानना था, 100 हमने क्या माना था, आप यहाँ पे देख के बताइए। 100 हमने माना था क्रय मूल्य, यानी कि ये हमें 100 से कुछ नहीं लेना देना, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 18,000। आप इस चीज को याद रखिएगा, मैं इसे डिलीट करके फिर से लिखता हूं। जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमने 100 माना था, वो कितना आ गया, वो आ गया 18,000। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर 100 रुपए पे 15% का लाभ कमाना है, 15%, फिर से 15% यानी 100 पे 15% का लाभ कमाना है, 15% का लाभ कमाना है, यानी कि अगर हम 100 रुपए की चीज है तो उसे 115 में अगर बेच देंगे हम, तो हमारे पास सीधा सीधा 15 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 100 पे 15 का लाभ हो रहा है, यानी कि 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर 100 की वैल्यू 18,000 है तो 115 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर 100 की वैल्यू है 18,000 तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 बटे 100। इसी तरह से अगर हम कहें 115 की वैल्यू कितनी होगी, 115 की वैल्यू होगी 18,000 बटे 100 गुणा 115। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, वो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा 20,700 रुपए, 20,700 रुपए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15% लाभ कमाने के बाद।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्नेहा एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। वह चलते हुए दोनों रास्ते 11 घंटे 20 मिनट में तय कर सकती है। ठीक है, उसे राइडिंग करते हुए दोनों और का रास्ता तय करने में लगने वाला समय क्या है। स्नेहा कह रही है कि एक स्थान से चल के जा रही है। आप एक चीज देखिए, एक स्थान से तो जा रही है वो चल के, और दूसरे स्थान पे उधर से आ रही है वो राइडिंग करके, उधर से आ रही है वो राइडिंग करके, यानी कि उधर से वो आ रही है तेज, इधर से आ रही है तेज, क्योंकि राइडिंग करके है। तो गाइज कितना हो रखा है, आप एक बात मानिए, मानिए कि वो चलती है x घंटे में, तो हम वो पैदल चल के एक साइड से जाती है, प्लस y घंटे में वो वापस आती है। बराबर कितना दे रखा है हमें, बराबर में दे रखा है 9.25, 9 घंटे 25 मिनट। ठीक है, 9.25 भी नहीं, बल्कि आप यही लिखिए। पहले आप एक काम करिए, इसको मिनट में बदल लीजिए। मिनट में कैसे बदलते हैं, घंटे, अगर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 9 गुणा 60 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इसे गुणा करेंगे 540, 540 प्लस 25, ये कितना हो गया, 575 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। 575 मिनट याद रखिएगा, हमने निकाला है, यानी कि अगर हम बात करें x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 575 मिनट, 575 मिनट। इसी तरह से आप एक चीज देखिए, ये कहा है कि चलते हुए दोनों रास्ते 11 घंटे 20 मिनट में तय कर सकती है। चलते हुए दोनों रास्ते जो हैं वो 11 घंटे 20 मिनट में तय कर सकती है। एक मिनट, ये हमारा है x प्लस वाई बराबर 575 मिनट। अब चलते हुए दोनों रास्ते वो कितने देर में तय कर रही है, 11 घंटे 20 मिनट में। यानी कि अगर हम बात करें कि दोनों इधर से भी चल के गई, हमने चलने को क्या बोला था, x, चलने के में लगने वाले टाइम को एक तरफ से क्या बोला था, x, और राइडिंग करके आने वाले टाइम को क्या बोला था हमने, y। तो चल के जा रही है, यानी कि चल के तो जा रही है और चल के ही आ रही है। ठीक है, बराबर 2x बराबर कितना लग रहा है, 11 घंटे 20 मिनट। तो 11 घंटे 20 मिनट यानी 11 गुणा 60 प्लस 20, ठीक है, 11 छंग 66 इक्वस टू कितना हो गया, 680। ये हो गया 660 प्लस 20 कितना हुआ, 680 मिनट। अब एक बात बताइए, 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू है 680, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 340। अब कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ, 680 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। याद रखिएगा, जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 340, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, वो है 575। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 575। तो आप एक बात बताइए, x प्लस वाई यानी कि x और y जुड़ के हो रहे हैं 575, लेकिन केवल x कितना है, केवल x है 340। तो अगर हम y निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 575 340 घटाइए, 575 में से 340 घटाएंगे तभी तो आएगा वो वैल्यू। तो गाइज ये आ जाएगा 5 और साथ में 4 घटेगा 3, और ये आ जाएगा 235। 235 मिनट आ जाएगा राइडिंग करने में, कि राइडिंग करके वापस आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 235 मिनट। 235 मिनट इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो गाइज एक बात बताइए, राइडिंग करते हुए आ रही है तो 235 मिनट लग रही है, अगर वो जाएगी तो फिर से कितने लगेंगे, 235 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ से राइडिंग करते हुए की बात करनी है। 235 मिनट यानी कितना हो गया, ये हो गया 470 मिनट। ठीक है, 470 मिनट, 470 बटे 60, इससे ये डिवाइड हुआ 6, इसे आप करिए 6 7 42, 42 गुणा कितना हुआ, ये कितना बचा, 42 से ही 5 बटे 6। अब एक बात है, ये तो हो गए घंटे और ये हो गए 5 बटे 6 घंटे। 5 बटे 6 घंटे को क्या लिख सकते हैं आप, 5 बटे 6 घंटे को लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मिनट से गुणा करें तो इसे लिख सकते हैं हम 7 घंटे 50 मिनट। ठीक है, एक मिनट, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 6 7 42 और 42 5 47। ठीक है गाइज, इसका ऑप्शन में थोड़ा रोंग है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, इसका 7 घंटे 50 मिनट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेकन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दी गई जोड़ी जो है के समान संबंध दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। हमें बताना है कि एक जोड़ी दी हुई है, इसके जैसा ही संबंध जो है बताना है। तो गाइज ओडासियस का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि ओडासियस मतलब तेज, या तो बोल्ड का मतलब भी वही होता है। तो इसी तरह से गाइज जो स्ट्रिक्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, ऑस्टियर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप 3 क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस जानकारी पर ध्यान देना है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 100 छात्र हैं टोटल, उनका समूह कितने का है? 100 छात्रों का। 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी पसंद है और 25 को केवल तमिल पसंद है। 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है और शेष को केवल बंगाली पसंद है। शेष को केवल बंगाली पसंद है। आप एक बात देखिए, कितने पार्ट्स हो गए इसमें, कितने पार्ट्स हुए इसमें? मराठी, ठीक है, हिंदी, तमिल और एक चीज देखिए बंगाली, ठीक है, बंगाली, यानी कि 4 पार्ट हो गए। आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, इसमें बनाइए आप 4 बैन आरेख, 4 बनाइए आप बैन आरेख। थोड़ा मिस्टेकन हो गया, कुछ इस तरह से 4 बैन आरेख आप बना लीजिए, ठीक है। इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूं। आप एक बात देखिए, 20 को केवल क्या पसंद है? 20 को केवल, मान लो मराठी है ए, तो ए कितना है? 20, केवल मराठी है ये। बात करते हैं हिंदी, मान लो बी बराबर हिंदी, तो हिंदी कितना है? 30। बात करते हैं तमिल, केवल तमिल, यानी सी बराबर कितना है? 25। और अब आप एक बात बताइए, ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 5 और 3, 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि 75। 100 में से 75 जो है, इन्हें तो केवल यही चीजें पसंद है। 100 में से जो 75 हैं, उन्हें केवल यही चीजें पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं पसंद। अब बात करते हैं कि बंगाली और तमिल किसे पसंद है, सॉरी मराठी और हिंदी किसे पसंद है, यानी ए और बी किसे पसंद है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ए और बी पसंद है? केवल ए और बी, तो गाइज वो हैं 10, वो हैं 10 लोग, वो हैं 10 लोग जिन्हें ये पसंद है, मराठी और हिंदी। बात करते हैं बंगाली और तमिल दोनों किसे पसंद है, यानी एक चीज डी और आई, डी प्लस बंगाली, हमें तमिल किसमें बताया था? आपको तमिल बताया था हमने सी को, ठीक है। सी प्लस डी कितने लोगों को पसंद है? तो सी प्लस डी कितने लोगों को पसंद है? 5 लोगों को। और यहाँ पे देखिए सी कितना है? 25 को, और ये है 5 को। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि कितने छात्रों को तमिल पसंद है, तो हमें निकाला था 25, और ये 25 बंगाली और तमिल कितना? 5। 25 प्लस कितना होना चाहिए? तो 25 प्लस ये होना चाहिए गाइज हमारा ऑप्शन नंबर ए 30। 25 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 30। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है? गाइज बंगाली पसंद करने वाले कितने छात्र हैं, आप बताइए। बंगाली पसंद करने वाले छात्र हम बाद में बताएंगे, पहले आप एक आते हैं मराठी पसंद करने वाले कितने छात्र हैं। मराठी पसंद करने वाले 20 तो केवल मराठी वाले हैं, 20 तो केवल मराठी वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए 10 मराठी और हिंदी वाले हैं, यानी कि 10 कितने हो गए गाइज? ये हो गए 30। इसके अलावा आप बताइए बंगाली कितनों को पसंद है, तो 5 तो बंगाली को पसंद करने वाले ये हो गए। इसके अलावा एक आता है ये 75 हमने वो निकाला था, उसके अलावा 10 ये हो गए और 5 ये हो गए, ये हमने उसमें नहीं जोड़े थे। 10 और 5 कितना हुआ? 15। 10 और 5 कितना हो गया? 10 और 5 हो गया 15। तो कितना गाइज हमारे पास बच रहा है? वो बचेगा 15, ठीक है। ये हमारे पास कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 15, यानी कि मतलब तमिल पसंद करने बंगाली पसंद करने वाले टोटल छात्र कितने होंगे? ये होंगे 20, ठीक है, ये होंगे 20। ये कितना हो गई इसकी वैल्यू? एक मिनट मैं आपको वेन आरेख से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये देखिए इसमें कॉमन में बताया हुआ है कि तमिल, मराठी और हिंदी, तो एक को लीजिए आप मराठी और एक को लीजिए आप हिंदी। इसके अलावा दूसरा बनाइए, उसमें आपको दिया हुआ है, एक को दिया हुआ है बंगाली और एक को दिया हुआ है तमिल, यही तो चीजें दी हुई हैं। अब बताइए मराठी कितनों को पसंद है? 20 को केवल मराठी पसंद है। इसके अलावा हिंदी कितनों को पसंद है? तो 30 को केवल हिंदी पसंद है, और 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है। इस तरह से हो गया ये। इस तरह से आप बताइए कि 25 को केवल तमिल पसंद है, 25 को केवल तमिल पसंद है, और 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है। तो आप इस चीज को जोड़िए, 20 और 10 30, 30 30 कितना हो गया? 60, ठीक है। 20 और 10 30, 30 30 कितना हो गया? 60। इसी तरह से आप ये देखिए कि हो गया 25, 25 हो गया, 25 और 5 कितना हो गया? 25 और 5 हो गया हमारा 30, ठीक है। तो बंगाली कितनों को पसंद होगा? जो बंगाली होगा वो कितनों को पसंद होगा? ये हो गया 30, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 10 आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो क्योंकि गाइस आप एक आता है 60 ये हो गया, 25 और 5 कितना हुआ? 30 ये हो गया, तो ये कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 60 और 30 90, तो बचा कितना? 100 में से, 100 में से केवल 10 बचा ना, 10 बचा। अब आप एक आता है जो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 था कि बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी वाले छात्रों की वो क्या है, तो गाइस इसमें मराठी कितने पसंद कर रहे हैं? मराठी कर रहे हैं इसमें 30 पसंद, ठीक है।
और इसी प्रकार से अगर हम बात करें बंगाली, बंगाली कितने प्रतिशत को कर रहे हैं, तो गाइस वो कर रहे हैं 15/30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1:2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उन छात्रों की संख्या होता है जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है। तो गाइस वो हमने आपको बताया था, जो ऐसे छात्र हैं वो कितने हैं, आप देखिए 10 हैं बंगाली वाले, 10 हैं बंगाली वाले, 30 हैं केवल हिंदी वाले, 25 हैं केवल तमिल वाले, और इसमें देखिए मराठी वाले कितने हैं, मराठी वाले भी हमने आपको बताया थे 20 हैं केवल मराठी वाले। ठीक है, 20 हैं केवल मराठी वाले, जोड़िए इन्हें, 25 30 25 20 45, 45 और 30 75 और 10 85, यानी कि 85 जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट जो है में अपने निर्वहन का निपटान कैसे करता है, किस चीज से निपटान करता है। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायोडाइजेस्टर टैंक लगा होता है, बायोडाइजेस्टर टैंक जो है वो लगा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यश जो है विवेक से दुगना सक्षम ड्राफ्टमैन है और वे दोनों मिलकर एक काम को 23 दिनों में समाप्त करते हैं। तो विवेक अकेला जो है उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यश विवेक से दुगना है, यानी कि अगर हम बात करें कि विवेक यश अगर एक काम को ए दिन में करेगा, क्योंकि यश जो है वो ज्यादा सक्षम है, दुगना सक्षम है। अगर यश एक काम को ए दिन में खत्म कर रहा है तो विवेक उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, विवेक उस काम करेगा 2 दिन में। क्यों करेगा, 2 दिन में क्यों करेगा, क्योंकि विवेक जो है वो कम सक्षम है तो वो ज्यादा दिन लेगा खत्म करने में, और यश जो है वो ज्यादा सक्षम है तो वो कम दिन लेगा। यानी कि ये हो गया यश और ये हो गया विवेक, वो हो गया यश और ये कौन हो गया, ये हो गया विवेक। तो गाइज आप एक बताइए, इसे दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 23 दिनों में, यानी 1/a + 1/2a इक्वल टू कितना हुआ 23, 1/23। यही तो फॉर्मूला होता है, इसी तरह से तो हम सोल्व करते हैं, ना। तो आप ये यहाँ पे लीजिए 2a, ऊपर कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू कितना हो गया, तो वो वाला हमारा हो गया ऊपर ये हो जाएगा, 1 मिनट में आपको बताता हूँ 3 भी कैसे हुआ, 2 + 1 इक्वल टू कितना 1/23। तो गाइज इसकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 23 या 69, 69/2। अब आप एक बताइए, ए यानी कि काम कितने दिन में कर रहा है, जो ए है वो कितने दिन में काम खत्म कर दे रहा है। तो गाइज ये तो ले रहा है, ये हमने बताया था ये किसका काम है, ये है यस का काम, ए वाला। विवेक कितने दिन लेता है, विवेक लेता है 2a, विवेक कितना लेता है, विवेक 2a, हमें विवेक का निकालना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 69। अगर आपको नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 69 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है I = 9 CAP = 20, तो JW का मतलब क्या होगा। आप एक बात आइए, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें I की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था इजोटी, J की वैल्यू होती है 10, तो I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू हो गई इसके हिसाब से 9। बात करते हैं CAP की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 3 + 1 प्लस ये कितना हो गया, ये है हमारा 16। क्यों, हमने बताया था ओ आता है 15वें पे, तो ओ के बाद आता है पी, तो 16वें पे आ गया, यानी कि हो गया 20। हम बात करें तो इसमें जितने अक्षर हैं इनको जोड़ के, इनके सीरीज में जो क्रम है उसको जोड़ के बनाया गया है। तो इसी तरह से गाइस जिसे कर देंगे 26 प्लस ये कितना है ओ है 15 + 15, ये कितना हो गया 15 15 30 और 26 कितना हो गया 56। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारावती पनबिजली परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है, शरावती पनबिजली परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है। तो गाइस शरावती परियोजना जो है वो है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। तो बात करते हैं जो शरावती जल परियोजना है, इसी पर है जोग या गरसोप्पा, ठीक है, जोग या गरसोप्पा, या इसे बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, और ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा बात करते हैं कि भारत की प्रथम जल बिजली परियोजना कौन सी थी, भारत की प्रथम जल बिजली परियोजना कौन सी थी। तो गाइस उसका नाम था शिव समुद्रम, जो कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1902 में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये है गाइस कावेरी पर,
कावेरी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 127 लिखा जाता है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 925 ये लिखा जाता है, तो रोज इज ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? आप एक बात बताइए, ब्लू इज ब्लैक को क्या लिखा है 127? एक मिनट। और ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, आप एक चीज देखिए, इसमें ब्लू इज ब्लैक, इज और ब्लैक दो आ रहे हैं और इसमें भी ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 1 2 है, इसी तरह से यहाँ पे 2 1 है, दो चीजें कॉमन आ रही, यानी कि ये जो बाकी की तीन चीजें हैं इनका या तो 9 होगा, 5 होगा या 4 होगा। इसी तरह से रोज इज ब्लैक को एंड ब्यूटीफुल, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, आप एक बात देखिए इसमें कि इसमें क्या क्या आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, इज भी आ रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुल भी आ रहा है और एंड भी आ रहा है, ठीक, सेम चीज आ रही है। तो इसमें क्या है, 5 भी है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें है, इसमें भी है, इसी तरह से 8 इसमें नहीं है बट 9 इसमें है, यानी कि बाकी सब तो सेम है। इसी तरह से इसमें रोज है, इसमें रोज नहीं है, तो जो रोज है, रोज की वैल्यू क्या हो गई, रोज की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, तो नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें रोज की ही वैल्यू बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हटीले कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं वो ज्यादातर परिवहन किसके द्वारा करे जाते हैं? जो हटीले persistent कार्बनिक प्रदूषक होते हैं वो किसके द्वारा परिवहन किए जाते हैं? तो गाइज जो हटीले टाइप के कार्बनिक प्रदूषक होते हैं वो ज्यादा तक जो उन्हें वो लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं हवा और पानी। कई बार मनुष्य लिख दिया जाता है लेकिन वो गाइज गलत है ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें सरल करना है √12 इंटू √27, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। गाइज अंडर रूट की एक फिनोमिना है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वीडियोस का वेट कीजिए, हमारी वीडियोस आने वाली हैं जल्दी ही एप्टीट्यूड की। तो गाइज इसका एक फिनोमिना है कि अगर अंडर रूट और अंडर रूट की मल्टीप्लाई है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बता देता हूँ, √1 इंटू √b इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं √a इंटू बी, इसे ये लिख सकते हैं, ये कि √12 गुणा 27, 12 गुणा 27 लिख सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, इसके हैं दो तरीके, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या फिर इसके गुणनखंड कर लीजिए। इसके गुणनखंड करेंगे आप तो क्या आएगा, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप देखिए 3 कितनी बार आया, 3 आया 4 बार, 3 आया 4 बार, ठीक है। इसी तरह से आप जब 3 4 बार आया है तो अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो उसका अंडर रूट निकालिए, यानी कि अंडर रूट हटा के क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3, और 2 आया 2 बार, ठीक है, तो 2 का अंडर रूट लेंगे तो ये आया 1 बार, 3 3 9 दूनी कितना हुआ 18, ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताया कि भिन्न जोड़ी शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है, भिन्न जोड़ी शब्द जो है इनमें से कौन सा है? तो हमारा है एक एक्वेटिक फिश, बिल्कुल सही है, एम्बीफाइरेटिक क्रोकोडाइल ये भी सही है, एरियल बैट ये भी सही है, टेरेस्ट्रियल में ऑक्टोपस नहीं आता है, ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इस चीज का स्थान लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है कि कौन इस अनुक्रम का स्थान लेगा। तो गाइस कौन लेगा इस अनुक्रम का स्थान? क्वेश्चन नंबर 45 के अनुसार आप एक चीज देखिए, पहला है चतुर्भुज, उसके बाद आया पंचभुज, जो अंदर है वो बाहर आता जा रहा है, देखिए ये यहां था, ये यहां आ रहा है, ठीक है, और उसी तरह से बंद होते चले जा रहे हैं। उसके बाद त्रिभुज जो है वो बाहर आएगा, तो गाइस एक चीज तो त्रिभुज सब में बाहर है। उसके बाद जो पंचभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या होगा, पंचभुज होगा, ठीक है, त्रिभुज जो है त्रिभुज के अंदर क्या होगा, पंचभुज होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे पंचभुज होगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे होगा चतुर्भुज, और पांचवें नंबर पे क्या होगा, जो पांचवा नंबर है उस पे सॉरी जो चौथा नंबर है उसके उस पे क्या होगा, उस पे होगा हमारा गोला, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा है थर्ड, सॉरी एक मिनट मैं आपको बता देता हूं, हाँ जी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो आकृति 3 है ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति 3 यानी ऑप्शन बी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किसे किया गया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। तो गाइज ये है वान की मून, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बान की मून। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से नियुक्त किए गए थे 2011 में दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, ये है साउथ कोरिया के रहने वाले। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक शामिल किए गए हैं, ठीक है, हमें बताना है। तो गाइज इसमें 12 से 35 सबको पता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं, 12 से 35, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है। जो सुरक्षा प्रमाण पत्र होता है पैडलॉक, उसका रंग कैसा होता है। तो गाइज उसका रंग आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, हरा रंग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCBA IHGF, ठीक है। इसी तरह से आगे क्या लिखेंगे। तो गाइज आप एक चीज देखिए, DCBA ABCD है, ठीक है, उसके बाद E को हमने छोड़ दिया है, FGHI है, इस तरह से हम J को छोड़ देंगे, KLMN यानी ऑप्शन C जो हमारा है ये वाला, सॉरी, हाँ जी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन C जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCB का पूरा नाम क्या है। जो PCB है उसका पूरा नाम क्या है। तो गाइस PCB का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ऑप्शन C जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से गाइस कुछ फुल फॉर्म आपको मैं और बता देता हूँ। एक होता है IGMDP, ठीक है, IG है ये, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो गाइस इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको बताता हूँ CSIR कई बार इसका पूछते हैं। तो गाइज ये है काउंसिल, कमेटी मत कर दीजिएगा, कई बार कमेटी कर देते हैं लोग, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि GTO इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफेरोबिट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि HTPB इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। तो गाइज आज के लिए हमारे यही क्वेश्चंस थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस करा के उनके ऑप्शंस डिस्कस करके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, सोनित क्लासेस पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, वरना हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही जुड़िए हमारी प्लेलिस्ट से, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं, यानी लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक्स कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।